बता रहा हूँ आपको, आप निकाल करके आप देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, चाहे नेशनल मीडिया की न्यूज पे। चुनाव करा करके यही भारतीय सेना के जवान शाम को अपनी बैरकों में लौट रहे थे और वहां के लोकल लड़कों ने जो है जाकर के उन सैनिकों के गाल पे चाटा मारा। क्या समझा हम इसको? एक सैनिक जिसके पास हथियार है वो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकता, इतना भी उसको अधिकार नहीं है। को मजबूत कर दिया है सैनिकों के। भाई सुनिए, 80 दिन से लगातार आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उस बीच में आपने 2-3 बार बड़े प्रोग्राम भी कर दिए। क्या लगता है सरकार आपकी मांग कब तक मांगी और ऐसे कब तक बैठ रहेंगे आप यहाँ पे? मैं एक चीज आज स्पष्ट कर दूं आपको। हाँ जी बताइए। इस भारत की सरकार को ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश का पूर्व सैनिक, वो सैनिक जिसने इस देश के लिए 3-3, 4-4 लड़ाइयां लड़ी, आज वह 84 दिन से धरने पे बैठा है। इससे बड़ा इस भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बड़ा भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। और उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि 84 दिन से धरने पे बैठे हुए पूर्व सैनिकों के खबर को, अपने आप को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाला राष्ट्रीय मीडिया बिल्कुल गायब है। आज उस राष्ट्रीय मीडिया का एक भी कैमरा, एक भी न्यूज चैनल पे पूर्व सैनिक जो 84 दिन से धरने पे बैठे हैं अपनी मांग को लेकर के, आरोपी 2 में हुई विसंगतियों को लेकर के, किसी भी नेशनल चैनल पे यह न्यूज नहीं दिखाया जाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश में एक माफिया जो गुजरात से बाई रोड इलाहाबाद लाया जाता है, पूरे देश की नेशनल मीडिया उसके साथ 24 घंटा गाड़ी के पीछे अपना कैमरा, अपने फोटोग्राफर लेकर के चलती है। उस अपराधी के पेशाब करते हुए धार की जो है खबर जो है नेशनल मीडिया पे चलाई जा रही है। लेकिन उस देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस सैनिकों ने देश के लिए 4-4 लड़ाइयां लड़ी, अपनी कुर्बानी दी, अपने सर कटवाए, कहां गया वो नेशनल मीडिया? शर्म आती है मुझे उनको भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने में। कितनी शर्म की बात है। आज एक भी कैमरा, चंद कदम फासले पे देखिए सैकड़ों कैमरे लगे हैं नेशनल मीडिया के, पहलवानों के धरने को कवर कर रहे हैं, लेकिन एक भी नेशनल मीडिया पे पूर्व सैनिकों की कोई खबर नहीं चलाई जा रही है। कितना विडंबना है, देश के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, बताइए आप लोग। आपके अधिकारी लोग तो बैठ के आप लोगों की बातें करते हैं नेशनल टीवी चैनल पे। जीडी बख्शी जी बैठे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जीडी बख्शी, तमाम हमारे जनरल जो है नेशनल चैनल पे बैठ करके डिबेट करते हैं। लेकिन मैं उन जनरल साहब लोगों को भी आग्रह करता हूं कि कभी आकर के इन पूर्व सैनिकों जिनके बदौलत आप तमाम पदक और तमाम अवार्ड लेके घूम रहे हैं, जिन सैनिकों के बदौलत, कभी उन सैनिकों के साथ आके इस ग्राउंड पे भी बैठ लीजिए, कभी उनकी बातों को भी जान लीजिए। मैं एक चीज बता दूं आपको भाई साहब, आज आप लोग भी लोकल मीडिया से हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद प्रेषित करता हूं। ना ही किसी मजहब ना खताओं पे टिका है, ना ही किसी मजहब ना खताओं पे टिका है, ना ही सियासत के आकाओं पे टिका है। संसद के लुटेरों में अगर दम है तो हिला दे, ये देश शहीदों की चिताओं पे टिका है। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का और देश के पूर्व सैनिकों का। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, पूरे देश को एक उम्मीद जगी थी कि एक ऐसा व्यक्ति देश की गद्दी पे बैठने जा रहा है जो तमाम समस्याओं का समाधान निकालेगा। लेकिन मैं आप लोगों के लोकल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से। आज प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, कल किसी दूसरी की पार्टी के बैठेंगे, कल किसी दूसरी पार्टी के होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है। आखिर वो कौन सा कारण है कि पिछले 33 सालों में, 32 सालों में देश के अंदर से आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म नहीं हो पा रहा है किसी नेता के पास जवाब? है किसी नेशनल पार्टी के पास जवाब? आखिर वो कौन सा रीजन है कि 30 साल में जो है देश से आतंकवाद नक्सलवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है? अभी चुनाव हो रहे हैं तमाम राज्यों में, देश में चुनाव होता है, तमाम पार्टियां जो है अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर के आती है कि हम फ्री में लैपटॉप देंगे, हम फ्री में मोटरसाइकिल देंगे, हम फ्री में जो है मोबाइल देंगे, फलाना चीज देंगे, ढिमका चीज देंगे। लेकिन किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में सबसे पहले आता है कि हमारी सत्ता अगर देश के अंदर आएगी, मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम इस देश से जो आतंकवाद और नक्सलवाद को मिटा देंगे। किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में आप देखे हैं
आज तक तो मैंने नहीं देखा अपने 55 साल की उम्र में। दुर्भाग्य है ये देश का। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, जो मेरे पीछे पूर्व सैनिक खड़े हैं, अगर देश की सरकार अगर ये सोच रही है कि पूर्व सैनिक 84 दिन से धरने पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। साहब, हम देश के एक अनुशासित डिसिप्लिन सैनिक हैं। हम जानते हैं अनुशासन क्या चीज होती है, लेकिन हमारी खामोशी को हमारी बेबसी न समझा जाए, हमारी खामोशियों को हमारी बेबसी न समझा जाए। हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे अंदर भी, हम भी हार मास के ही बने हुए पुतले हैं। मैं अपने सभी पूर्व सैनिक भाइयों से निवेदन करूंगा, सभी पूर्व सैनिक भाई, पूर्व सैनिकों, आपके पंखों में अभी बहुत सारी उड़ान बाकी है, आपके पंखों में बहुत सारी उड़ान बाकी है। वारोपी 2 ही नहीं है मंजिल अपनी, वारोपी 2 ही नहीं मंजिल है अपनी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और पूर्व सैनिकों की खामोशी को यह सरकार समंदर की बेबसी न समझे। पूर्व सैनिकों की खामोशी को यह सरकार पूर्व सैनिकों की बेबसी न समझे, क्योंकि जितनी गहराई इनके अंदर है, बाहर उतना ही तूफान बाकी है। आपका इतना नेशनल मीडिया को लेकर आप इतनी बात कर रहे हैं कि हमारी बात हो जाए, लेकिन वो तो जवानों की हर एक अपडेट इसी है, वहाँ से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करती है। आज इतने सही जवान को ये हो गया, आज ये सब चीज चल रहा है, इतनी जवान, इतनी सेनाएं खबर दिखाई, तो और क्या चाहिए आप लोग? मैं एक चीज बताऊं, देखिए विडंबना देखिए इस देश का, जब देश का सैनिक बॉर्डर पे ऑपरेशन करता है, मुंबई के अंदर ताज में ऑपरेशन करता है, जो कि बहुत ही सीक्रेट चीज होती है, वहां पे यही नेशनल मीडिया वाले अपने बड़े बड़े कैमरे लेकर के लाइव रिपोर्टिंग करते हैं कि कमांडो जो हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, फलानी सेना फलानी जगह पहुंच गई, इतने ट्रूप यहाँ पहुंच गए। जानते क्या है, देश की सिक्रेसी को आप लूज कर रहे हैं, देश की सिक्रेसी को मीडिया में आप जो है घुमा रहे हैं। उसका जानते हैं नुकसान क्या होता है भारतीय सेना को? भारत देश के अंदर बैठे हुए गद्दार, स्लीपर सेल पाकिस्तान में अपने बैठे हुए हैंडलर को सारा मैसेज देते हैं कि भारतीय सेना ताज होटल के ऊपर बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर से कमांडो उतर रहे हैं। वहां से वो मैसेज देते हैं अपने अंदर बैठे हुए आतंकियों को कि कमांडो जो है छत से उतर रहा है, तुम वहां पे काउंटर करो। कितनी खराब बात है। और वही मीडिया बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं मैं, नेशनल मीडिया पे मैं आरोप लगा रहा हूं, बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं कि जहां पे उनको नहीं दिखाना चाहिए वहां का ऑपरेशन, वहां की खबरें आप लाइव जो दिखा रहे हैं। और एक देश का सैनिक 84 दिन से धरने पे बैठा है, उसकी आपके चैनल पे कोई खबर नहीं चलती है। क्या लगता है नेशनल मीडिया बिक चुकी है? नेशनल मीडिया बिक चुकी है या सरकार के हाथों की पुतली बन चुकी है? मुझे एक चीज बताइए ना, आपके हाथ में भी कैमरा है मैडम, एक अपराधी के पेशाब की धार को नेशनल मीडिया 6 दिन तक, हफ्ता दिन तक अपने कैमरे पे दिखाता है न्यूज बना करके। और 84 दिन से देश का पूर्व सैनिक, वह पूर्व सैनिक जिसने 4 लड़ाइयां लड़ी, जिसने 15 साल 20 साल अपने परिवार से दूर सीमा पे दिया, और जब वो पेंशन आया है 84 दिन से आज जंतर मंतर धरने पे बैठा है। यही बगल में सरकार बैठी है भारत की, भारत सरकार के रक्षा मंत्री बैठे हैं, किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। मांग क्या है आप? हमारी मांग सिर्फ यही है, हमारे पूर्व सैनिकों की आरोपी 2 में जो विसंगतियां की है सरकार ने, अधिकारी को 85%, जवान और जेसीओ को 15% दिया, इन विसंगतियों को दूर करे गवर्नमेंट, बाकी हमारी और कोई मांग नहीं है। क्या गवर्नमेंट में हमारी खबर? पेंशन दे तो रही है सरकार, आपको पेंशन दे रही है, लेकिन सुनिए, पेंशन हमें बख्शीश में नहीं दे रही सरकार, वो हमारा राइट है। कोर्ट ने कहा पेंशन इज नॉट ए बाउंटी। सर एक मिनट, एक चीज बताइए मुझे, आप एक चीज बताइए आप लोग, एक देश का सैनिक जो सीमा पे दर्जनों गोलियां खा रहा है खड़ा होकर के, जिनके बदौलत ये लोग संसद में बैठ के भाषण देते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा संसद में जब अटैक हुआ था तो हमारे कितने सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, उनकी बदौलत ये लोग आज जाकर के वहां पे जो भाषण देते हैं एसी में बैठ करके। क्या इनको ये चिंता नहीं है कि हमारे देश का वही पूर्व सैनिक 84 दिन से धरने पे बैठा है? मैं एक चीज बता दूं भारत सरकार को, बहुत हो गया मोदी जी। मोदी जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि आज जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कल को अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा मैं उनका भी नाम लेकर संबोधित करूंगा। बहुत हो गया मोदी जी, अब मौन तुम्हारे खलते हैं, बहुत हो गया मोदी जी, अब मौन तुम्हारे खलते हैं। रोज शहीदों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, रोज शहीदों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। इतना खून नहीं बहाओ, इतना खून मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज बता दूं, एक सैनिक देश का जिसके कंधे पर राइफल लटकी हुई है, कंधे पर उसका हथियार लटका हुआ है, और एक कश्मीर का नौजवान उसके गाल पे चाटा मार के चला जाता है,
अरे भारत सरकार, आपने सैनिकों के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, बेड़ियां। मोदी जी कहते हैं कश्मीर में पूरी आजादी है सेना को, सेना को पूरी आजादी, मैं बता रहा हूं आपको। आप तो मोदी जी ने निकाल करके आप देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, चाहे नेशनल मीडिया की न्यूज पे। चुनाव करा करके यही भारतीय सेना के जवान शाम को अपनी बैरकों में लौट रहे थे और वहां के लोकल लड़कों ने जो है जाकर के उन सैनिकों के गाल पे चाटा मारा। क्या समझा हम इसको? एक सैनिक जिसके पास हथियार है वो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकता, इतना भी उसको अधिकार नहीं है। आपको मजबूत कर दिया है सैनिकों के। भाई सुनिए, मोदी सेना सेना को मोदी जी ने मजबूत कर दिया। मुझे आप एक चीज बताइए, मैं मजबूती जब मानूं, इस देश के अंदर एक आदमी दारू पी के मर जाता है, इस देश के अंदर एक नॉर्मल आदमी दारू पी के मर जाता है, उस स्टेट की गवर्नमेंट 4 लाख 3 लाख 2 लाख रुपया उसको मुआवजा देती है। उड़ी का हमला याद है आप लोगों को? सबको याद होगा उड़ी का हमला। उसमें बहुत सारे सैनिक बिहार के मरे थे। जब उन सैनिकों की डेड बॉडी पहुंची बिहार, उस समय के बिहार के कृषि मंत्री थे, नाम मैं नहीं एक्सपोज करूंगा, जानते हैं उन्होंने क्या बोला? बिहार के मुख्यमंत्री से आदेश मिला उस शहीद के परिवार को जो 1 लाख रुपए का चेक दे दीजिए। अरे बारे मेरे साहब, जिस देश में दारू पी करके मरने वाले को आप 3 लाख मुआवजा दे रहे हैं, 2 लाख मुआवजा दे रहे हैं, उस सैनिक की शहादत की कीमत और उस वीर नारी के सिंदूर की कीमत आप 1 लाख रुपया लगा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, पूर्व सैनिक होने के नाते उसकी कोई कीमत नहीं है साहब, उस शहादत की कीमत नहीं है। तो अमर जवान है। लेकिन हमारे देश